विमल, बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। राजीव, कल बहुत अहम बयान दिया अमित शाह ने, एक बार फिर घुसपैठियों का जिक्र किया और कहा ये घुसपैठिए तय नहीं करेंगे कौन पीएम होगा और कौन सीएम होगा। लेकिन सवाल ये, बिहार का चुनाव हो गया, कहां घुसपैठिए थे, कुछ जानकारी नहीं। यूपी में डिटेंशन सेंटर्स बनाने की तैयारी हो गई, लेकिन घुसपैठिए कितने पकड़े, कहां पकड़े, वहां पर भी लगातार अभियान चल रहा है, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं। बात चुनाव सुधार पर होती है, बहस होती है, लेकिन जिक्र यहां पर नेहरू का किया जाता है, घुसपैठियों का किया जाता है। देखिए पूजा, यूपी में डिटेंशन सेंटर की जो बात थी, मैंने तो आपसे तभी कहा था कि डिटेंशन सेंटर बनने दीजिए और कितने घुसपैठिए पकड़े जाते हैं ये भी आप देखने दीजिए, ये सामने ही आ जाएगा। अब वो डिटेंशन सेंटर का कोई नाम भी नहीं ले रहा है, उत्तर प्रदेश के किन किन इलाकों में उस पर ड्राइव चल रहा है वो भी नहीं। हाँ, रेलवे के किनारे की झुग्गियाँ, सरकारी ज़मीनों पर जो झुग्गियाँ बना करके गरीब रह रहे हैं उनका चेक किया जा रहा है, वो बस्तियाँ उजाड़ी जा रही, ये हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जो चुनाव आयोग चुनाव सुधारों या चुनाव आयोग के क्रियाकलापों पे जो चर्चा हुई संसद में, घुसपैठिया शब्द बीजेपी का बहुत पसंदीदा शब्द है। वो मुसलमान नहीं कहना चाहते हैं तो घुसपैठिया कह देते हैं कई बार, क्योंकि बांग्लादेश से जो घुसपैठी है, जिनको घुसपैठिए कहा जाता है, हिंदू को तो शरणार्थी कहा जाता है और मुस्लिम को, मुसलमान को घुसपैठिया कहा जाता है। तो अमित शाह जी, गृह मंत्री ने जो बयान दिया कि घुसपैठिए तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन होगा, तो मुझे लग रहा है भविष्य की बात कर रहे थे, या कब की कर रहे थे, समय सीमा तो उन्होंने दी नहीं। क्या अब तक पीछे के मुख्यमंत्रियों या प्रधानमंत्रियों को घुसपैठियों ने तय किया है? और माना जाए कि जो लोग भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या दूसरे पदों पर घुसपैठिए उनको वहां तक पहुंचा रहे हैं, ये समय सीमा कब की है? भविष्य के लिए कहा जा रहा है या पीछे के लिए, जो अभी हैं या पीछे थे उनके लिए कहा जा रहा है? दूसरी बात ये कहना कि घुसपैठियों का वोट इन्हें चाहिए, घुसपैठियों का वोट देश में किस राजनीतिक दल को चाहिए और किस में इतनी हिम्मत है, और कौन ये बात कह के हिंदुस्तान में सरवाइव कर सकता है कि वो घुसपैठियों का वोट लेगा? इस देश में एक भी घुसपैठिया नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसे बाहर निकाल के उसके देश वापस डिपोर्ट करना चाहिए। ये देश का हर नागरिक, मुझे लगता है, चाहता होगा और हर आदमी चाहेगा, ये बिल्कुल जायज सी मांग है। लेकिन सवाल है घुसपैठियों के नाम पर राजनीति और घुसपैठियों को वास्तव में डिटेन करना, उनकी पहचान करना, उन्हें बाहर डालना, ये दोनों दो चीजें हैं। आपने देखा बिहार के चुनाव में, आप डिबेट कर रही थी, आपको याद होगा हिंदुस्तान के सारे अखबारों में और सारे न्यूज चैनलों में बड़ी प्रमुखता से खबरें छपी, चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक एसआईआर शुरू होने के मुश्किल से हफ्ते 10 दिन के भीतर कि बड़ी संख्या में म्यांमार, नेपाली और बांग्लादेशी घुसपैठियों का एसआईआर के जरिए पता लगा है। उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि ये सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी है वो एक नैरेटिव गढ़ने का काम किया जा रहा है, ताकि लोगों के दिमाग में ये बात बैठाई जाए कि एसआईआर और कुछ नहीं है, ये घुसपैठियों को पकड़ने का, घुसपैठियों को निकाले जाने का बहुत ही कारगर तरीका चुनाव आयोग ने खोजा है। हुआ क्या? टाए टाए फिस। और क्या हुआ एसआईआर में? वो जो भी एसआईआर में हो रहा है पूरे देश में और जो हुआ है वो हम लोग जमीन पर देख रहे हैं। मात्र मैं बार बार कहता हूं, कोरम पूरा करने के अलावा ये कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि लोग खुद ही जो शिफ्ट कर गए हैं, लोग मर गए हैं, वो खुद ही एसआईआर फॉर्म पर खुद ही लिख दे रहे हैं कि मेरे पिताजी का निधन हो गया और अब उनका वोटर लिस्ट है, मेरे पिताजी का निधन हो गया और मैंने एसआईआर जो उनका वोटर लिस्ट 2003 में नाम था, 24 में भी था, तो मैंने खुद लिख करके दिया कि उनकी डेथ हो गई है। तो इस तरह से लोग खुद ही लिख करके दे रहे हैं ताकि और जो शिफ्ट हो गए, तो ये तो हो रहा है और इससे देश में वोटरों की संख्या कम होगी भी और हर जगह कटेगी भी। लेकिन बात वही है कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको इस प्रक्रिया के बारे में बहुत नहीं पता है, ऐसे किसी आदमी का अगर वोट कट जाता है तो वो एक बहुत बड़ा अन्याय भी है। हालांकि ऐसी साइजेबल साइज या अमाउंट में बिहार में वोट कटता हुआ मुझे नहीं दिखाई दिया, किसी को भी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो निश्चित तौर पर किसी न किसी मतदान केंद्र से, गांव से, शहर से इस तरह की खबर आई होती। बहरहाल, अब मजेदार बात क्या है कि आज एसआईआर का जो दूसरा चरण है वो पूरा हो जाएगा और पश्चिम बंगाल के आंकड़े अब इसके बाद आएंगे। अब देखने वाली बात है कि पश्चिम बंगाल के एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का रुख क्या रहता है।
क्या उसी तरह जैसे बिहार की तर्ज पर आया, फिर ड्राफ्ट लिस्ट आ गई, फिर उसी तरह होता है, या पश्चिम बंगाल पर कुछ खास कृपा दृष्टि चुनाव आयोग की होती है? चुनाव आयोग को लेकर के, उसके कार्य प्रणाली को लेकर जो बातें राहुल गांधी लगातार कह रहे थे, वही बात उन्होंने संसद में कही। और सत्ता पक्ष के लोग, निस्संदेह सत्ता पक्ष में सबसे शानदार वक्ता अमित शाह हैं संसद के भीतर, उन्होंने बहुत धारदार तरीके से अपनी बात रखी। लेकिन वो सारी वही बातें हैं जो सरकार के पक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष के लोग हमेशा से कहते रहे। मूल सवाल वही कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में ऐसी जल्दबाजी मोदी सरकार ने की, या उसमें से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का नाम हटा दिया वो नियुक्ति पैनल से, ये हमेशा से आरोप लगता है। देखिए पूजा, मैंने कहा ना, सत्ता का चरित्र एक होता है, चेहरे बदल जाते हैं। ऐसा कुछ भी इस समय नहीं हो रहा जो उसी तरह से या थोड़ा तोड़ मरोड़ के पहले नहीं हुआ है, और जो पहले हुआ है वो अभी भी हो रहा है। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगी तो मुख्य चुनाव आयुक्त चंद्रशेखर जी की सरकार में टी.एन. शेषन बने थे, कांग्रेस के सहयोग से वो सरकार बन रही थी, और उसके बाद तुरंत कांग्रेस की सरकार बनी। टी.एन. शेषन और चुनाव आयोग को हम इसलिए याद नहीं करते कि वो विपक्ष के नेताओं से भिड़े थे। टी.एन. शेषन और मुख्य चुनाव आयुक्त या संवैधानिक संस्थाओं को उन्हीं को याद किया जाता है जो सत्ता नशी से, जो सत्ता आसीन लोगों पर, जो सत्ता से टकराते हैं और अपने होने का प्रमाण देते हैं। संविधान की संवैधानिक संस्थाओं को ऐसा ही बनाया गया था कि कोई सत्ता पक्ष उसे, बैलेंस ऑफ पावर के तहत, कि कोई सत्ता पक्ष उसे प्रभावित न कर ले। तो टी.एन. शेषन या चुनाव आयोग तत्कालीन कांग्रेस की जो राष्ट्रीय सरकार थी या विपक्ष की सरकारें जो जहां पर थी, जिस पार्टियों की, वो उन पार्टियों के सत्ता पक्ष में बैठे लोगों से टी.एन. शेषन टकराए और उनके न चाहते हुए वे उन्होंने तमाम चुनाव सुधार किए। आपको मालूम है उनकी किताब, जो उनकी आत्मकथा है, अगर आप पढ़ेंगी तो उसमें पाएंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन मुंबई के दौरे पर थे और उसी समय कांग्रेस की सरकार ने 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी। और उसके बाद वी.एन. गाडगिल, जो उस समय के कांग्रेस प्रवक्ता थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही कि मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन पर काम का बहुत बोझ है, इसलिए सरकार ने महसूस किया कि 2 चुनाव आयुक्त और होने चाहिए। 2 चुनाव आयुक्त जोड़ दिए गए। टी.एन. शेषन अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उनके पास शाम को 4 बजे के बाद कोई काम नहीं था। वो एक अखबार का वो पजल जो होता है वर्ड्स का, बोलते कि वो मैं सॉल्व करते रहता था, मेरे पास कोई समय नहीं था। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को पता ही नहीं चला कि 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने ऐसा किया। मोदी सरकार या बीजेपी ने क्या किया? उन्होंने क्या किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कमेटी होनी चाहिए और इस सरकार को इस पे विचार करना चाहिए, सरकार ने कमेटी बना दी, मुख्य न्यायाधीश को ही उसमें से निकाल दिया और जो मेजॉरिटी है वो सरकार की कर दी। और उसके बाद जब इस बात को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो जिस दिन सुनवाई होनी थी उसके रात को ही मोदी सरकार ने 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए। और जब तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलता और केस की हियरिंग होती आगे, उसके पहले ही सुबह ही दोनों चुनाव आयुक्त तैयार होकर पहुंच गए और चुनाव आयोग में उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया। देश में आजादी के बाद 2 मौके ऐसे आए जब चुनाव आयुक्तों ने चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले 2 महीने पहले 2 चुनाव आयुक्त और 1 मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव आयोग सिर्फ 1 मुख्य चुनाव आयुक्त के बदौलत चल रहा था। और चुनाव आयुक्तों ने 2 चुनाव आयुक्तों ने इसी मोदी या बीजेपी सरकार के दौरान इस्तीफा दिया है। उनके इस्तीफे की वजह क्या रही, आज तक देश जान नहीं पाया। ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं। सवाल ये है कि जो भी सरकार सत्ता में रहती है वो हमेशा इसी तरह का बचाव करती है, जो विपक्ष में रहता है वो इसी तरह के सवाल खड़े करता है। और मैंने कहा कि अगर आप जितने भी देख लीजिए, आपका कार्यक्रम देखने वाले लोग, मोदी ऑन ईसी आप यूट्यूब पे डाल के, गूगल पे जाके देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री रहते या प्रधानमंत्री के चुनाव में इलेक्शन कमीशन के कार्यप्रणाली पर क्या क्या बातें कही हैं, सीबीआई के कार्यप्रणाली पर क्या क्या बातें कही हैं। आपको लगेगा बस नाम बदल गया, बयान तो वही है, अब राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। यही ईवीएम पर
पहली बार 2009 के लोकसभा चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी जो उस वक्त के पीएम उम्मीदवार थे, उन्होंने ही सवाल खड़ा किया था। पहली बार देश में ईवीएम पर सवाल खड़ा करने वाले नेता का नाम लाल कृष्ण आडवाणी है। लेकिन अब ईवीएम पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। तो ये समय की बात है। जो सत्ता में है उसका चरित्र एक है, चेहरे बदल जाते हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी पसंद है, किसी को राहुल गांधी पसंद है, किसी को अखिलेश यादव, किसी को तेजस्वी, किसी को कम्युनिस्ट, किसी को लालू, किसी को मुलायम, तो ये आपकी अपनी अपनी पसंद है। तो यानी सत्ता का चरित्र एक, सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं, वही कहानी पहले थी और वही कहानी हम आज भी देख रहे हैं।